नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल में वैदिक ज्योतिष के ऊपर श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष के बारे में आपको जानकारियां दे रहे हैं। और उस वैदिक ज्योतिष की जानकारियों में हमने सबसे पहले भावों की जानकारी को लिया है। तो हमने अभी तक आपको भावों की कई जानकारियाँ दी हैं। कौन सा भाव किस कार्य के लिए यूज़ होता है, कौन से भाव का कारक ग्रह कौन सा है, और कौन सा भाव किस किस कार्य में यूज़ होता है, किस काम के लिए कौन सा भाव होता है, भावात भावम सिद्धांत क्या है, और सहयोगी भाव कौन कौन से हैं, सहयोगी भाव का कार्य क्या क्या है। ये सभी बातें हमने आपको बताई हैं। और इसी श्रृंखला में हम आगे एक और वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि प्रत्येक भाव के पिछला भाव अपने अगले भाव का व्यय भाव होता है। प्रत्येक भाव के पिछला भाव अपने अगले भाव का व्यय भाव कहलाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, प्रथम भाव है लग्न का भाव, यानी कि स्वयं आप। और द्वितीय भाव है आपका संचित धन। तो अगर आप अपने स्वयं का सुख भोगना चाहते हैं, अपना स्वयं को सुखी रखना चाहते हैं, स्वयं का सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको धन का खर्चा करना ही पड़ेगा, धन का व्यय करना ही पड़ेगा। यानी कि प्रथम भाव का सुख भोगने के लिए आपको द्वितीय भाव का व्यय करना ही पड़ेगा। यानी कि प्रथम भाव द्वितीय भाव का व्यय भाव हो गया। उसी प्रकार से अगर आप धन संचित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि धन संचित करने के लिए, धन का सुख भोगने के लिए आपको मेहनत का व्यय करना पड़ेगा। यानी कि द्वितीय भाव का सुख भोगने के लिए आपको तृतीय भाव का व्यय करना पड़ेगा। उसी प्रकार से तृतीय भाव का सुख भोगने के लिए आपको चतुर्थ भाव का व्यय करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर मेहनत करनी है तो अपने सुखों का व्यय करना पड़ेगा, सुखों का त्याग करना पड़ेगा। तृतीय भाव है मेहनत का भाव और चतुर्थ भाव है सुख का भाव। तो चतुर्थ भाव का त्याग करेंगे अगर आप, चतुर्थ भाव का व्यय करेंगे अगर आप, तभी आप तृतीय भाव का सुख भोग पाएंगे, यानी कि मेहनत कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको सुख का सुख भोगना है, यानी कि चतुर्थ भाव का सुख भोगना है, यानी कि सुख भोगना है, तो आपको अपने ज्ञान का व्यय करना पड़ेगा, यानी कि फिफ्थ हाउस का व्यय करना पड़ेगा। तो चतुर्थ हाउस का सुख भोगने के लिए आपको फिफ्थ हाउस का व्यय करना पड़ेगा। तो चतुर्थ हाउस हो गया फिफ्थ हाउस का व्यय भाव। चतुर्थ हाउस फिफ्थ हाउस से पिछला भाव है, और पिछला भाव अपने अगले भाव यानी कि फिफ्थ हाउस का व्यय भाव हो गया। उसी प्रकार से अगर आप अपने ज्ञान का अच्छे से प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञान से प्रयोग अच्छे से करते हैं, तो आप अपने छठे भाव का व्यय कर देंगे, यानी कि रोग ऋण रिपु का व्यय कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आप छठे भाव का सुख भोगते हैं, यानी कि आपको रोग ऋण रिपु ज़्यादा आते हैं और दिनचर्या आपकी सही रहती है, आप दिनचर्या का सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्पाउस का और अपने पार्टनरशिप का व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दिनचर्या भोगेंगे, दिनचर्या का सुख भोगेंगे, दिनचर्या में ही रहेंगे, अपनी एक ही दिनचर्या में रहेंगे, वही रोज़ सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर काम करना ऑफिस में, फिर ऑफिस से वापस आना और फिर खाना खाना और फिर सो जाना, तो ना तो आपकी वाइफ आपका संयोग कर पाएगी, यानी और ना ही आपके हस्बैंड आपका सहयोग कर पाएंगे। यानी कि आपका स्पाउस का रिश्ता भी खराब होगा और आप अपने स्पाउस को समय भी नहीं दे पाएंगे, और साथ ही साथ पार्टनरशिप के लिए भी आपके पास समय नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास रोग ऋण रिपु ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब आपके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं, आप अपने ऊपर ऋण ज़्यादा ले लेते हैं, या आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, या रोगों से ग्रस्त रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई रोग आपको घेरे रहता है, तो भी आपकी पत्नी या आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस आपसे दूरी बना लेगा और
पार्टनरशिप में भी उतना एक्टिवली पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके 7th हाउस का व्यय हो जाएगा अगर आपके पास 6th हाउस की अधिकता आती है तो। इसी प्रकार से 8th हाउस का व्यय हो जाएगा अगर आप अपने स्पाउस और पार्टनरशिप में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि आप अपने स्पाउस में बिजी रहेंगे यानी कि भोग विलास में बिजी रहेंगे, और भोग विलास आयु का व्यय करता है। भोग विलास में जितना आप बिजी रहेंगे उतनी आयु का आप व्यय करेंगे, उतना ही आप ससुराल पक्ष से भी दूर चले जाएंगे। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी सेम चीज़ है कि आप पार्टनरशिप के लिए सब कुछ देखेंगे तो आप अपनी आयु को कम कर देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए आप काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, उसकी वजह से आपको शारीरिक थकावट रहेगी, मानसिक थकावट रह सकती है, जिसकी वजह से आपकी आयु कम हो सकती है, आयु का व्यय हो सकता है और स्पाउस और ससुराल वालों से दूरी बन सकती है, यानी कि ससुराल पक्ष का भी व्यय हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम 9th हाउस और 8th हाउस को देखें तो अगर आप ससुराल पक्ष और तंत्र मंत्र, क्योंकि 8th हाउस तंत्र मंत्र का भी है, गुप्त विद्याओं का भी है, गोपनीयता का भी है, तो अगर आप अपने गुप्त विद्याओं में रहेंगे, तंत्र मंत्र में रहेंगे, ससुराल पक्ष के साथ रहेंगे, केवल ससुराल पक्ष के बारे में ही सोचते रहेंगे और अपनी तंत्र मंत्र की विद्याओं में ही खोए रहेंगे, गुप्त रहस्यों में ही खोए रहेंगे, तो आप धर्म का, भाग्य का और आध्यात्मिकता का व्यय करते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम 9th और 10th हाउस देखते हैं तो अगर आप 9th हाउस यानी कि धर्म और भाग्य का ही सुख भोगते रहेंगे तो आप कर्मों का व्यय करते रहेंगे, यानी कि कर्म फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, कार्य क्षेत्र में आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ देंगे, आप तो सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर छोड़ देंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे कि भगवान है तो ये करेगा, भगवान है तो ये देगा, भगवान है तो ये ऐसा होगा, लेकिन कर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि कर्म का व्यय हो जाएगा, यानी कि 9th हाउस 10th हाउस का व्यय भाव बन जाएगा अगर आप 9th हाउस का सुख भोगेंगे तो। इसी प्रकार से अगर हम 10th हाउस और 11th हाउस को देखते हैं तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ही बिजी रहेंगे, कार्य क्षेत्र में ही लगातार काम करते रहेंगे और कर्म ही करते रहेंगे तो आप अपने मित्रों से दूरी बना लेंगे, यानी कि आपके मित्रों का व्यय हो जाएगा। 11वां भाव मित्र भाव भी कहलाता है, मित्रों का भाव भी कहलाता है और मित्रों से आपकी दूरी बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम 11वें और 12वें भाव में देखें तो 11वां भाव है आय का भाव और 12वां भाव है व्यय का भाव। तो अगर आप आय ही आय कमाते रहेंगे तो आपको व्यय से व्यय करना पड़ेगा, मतलब कि व्यय का व्यय करना पड़ेगा, यानी कि व्यय को कम करना पड़ेगा। व्यय को कम करेंगे तभी तो व्यय का व्यय होगा, यानी कि अगर आप 12th हाउस का व्यय करेंगे यानी कि व्यय का व्यय करेंगे तब आप आय अच्छी कमा पाएंगे, यानी कि तब आप अच्छी आय जोड़ पाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम 12वें भाव और प्रथम भाव को देखें तो लग्न का आप जितना व्यय करेंगे, यानी कि लग्न को आप जितना खर्च करेंगे, अपने आप को जितना खर्च करेंगे, जितना अपने आप से काम लेंगे, जितना अपने आप का व्यय करेंगे, उतना ही आप 12वें भाव का सुख भोग पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी नींद हासिल कर पाएंगे, सपने देख पाएंगे, क्योंकि जितना आप अपने आप का खर्चा करेंगे, जितना आप अपने आप को व्यय करेंगे, उतने ही आपके सपने सही होते चले जाएंगे और आप नए नए सपने देखते जाएंगे और उतनी अच्छी नींद आपको आएगी जितना आप अपना खर्च करेंगे, अपने आप का खर्च करेंगे। तो यानी कि 12वां भाव प्रथम भाव का व्यय भाव हो गया।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि हर भाव का 12वां भाव जो होता है, यानी कि हर भाव के पिछला भाव अपने अगले भाव का व्यय भाव कहलाता है। तो ये एक वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़े रहिए, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके मैं आप सभी के समक्ष रख पाऊँ। और अगली बार से हम ग्रहों को लेंगे क्योंकि भावों की ये आखिरी वीडियो थी, भावों की श्रृंखला की। अब अगली वीडियो से हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनके क्या क्या कारक होते हैं, किस भावों के कारक होते हैं और उनके क्या क्या परिणाम होते हैं और कौन सा ग्रह किस चीज़ को देता है। ये सभी चर्चा हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे क्योंकि अब ग्रहों के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद राशियों के बारे में होगी, फिर नक्षत्रों के बारे में होगी। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। उम्मीद है आप मेरे से जुड़े रहेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़िए, अपने अपनों को भी इस चैनल से जोड़िए और इस चैनल को एक सफलता बनाइए। यही मेरी आशा है आप सभी से। धन्यवाद।